हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अजय विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम जो सीरीज चल रही थी उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, पार्ट थर्ड, जिसमें फरवरी में जो एग्ज़ाम हुए थे उन सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम की बात करेंगे। जिसमें आज आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक खिलौना 950 रुपये में ख़रीदा जाता है और उसे 1140 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो सीपी का मान दिया गया है और एसपी का मान दिया गया है। सीपी बताया है आपको 950 रुपये में खरीद कर लेकर आ रहा है, एसपी जो है वो 1140 रुपये में। तो देखो, मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको सीपी और एसपी दिया हो तो आप उनका अनुपात ले सकते हो, रेशियो। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 19 से ये 5 बार और 19 से ये 6 बार। यहाँ से यहाँ तक कितना प्रॉफिट हो रहा है एक का, कितने पर हो रहा है 5 पर। इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 20%। यही आपका आंसर होगा 20%। इसी अगर आप इसमें डिफरेंस लेकर करते तब भी इतना ही आता। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस जो होगा वो 190। कितना हो जाएगा 190। कितने पर मिल रहा है ये डिफरेंस जो है 950 इंटू 100। देखो, जीरो से जीरो, 19 से ये 5 बार, 5 से ये 20 बार, तब भी आपका आंसर वही होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे यह है कि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी और हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 और 2452 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष दे। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्या करना है कि 1780 और 2452 में से माइनस करना है 4, क्योंकि प्रत्येक से 4 शेष बच रहा है। तो यानी जो भी संख्या डिविजिबल हो रही होगी उसमें 4 एक्स्ट्रा होगा। तो मैंने यहाँ से 4 कम कर दिया तो 1776 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो 2448 हो जाएगा, क्योंकि 12 से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 4, 2400 ये है, यहाँ 10 में से 6 जाएगा, यहाँ 7। तो आप आराम से घटा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, मुझे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है और इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करनी चाहिए, तो उसके लिए हम निकालते हैं HCF। क्या निकालते हैं? HCF। और HCF लेने के लिए मैं एक आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। कितनी भी संख्या दी गई हो उनमें से कोई भी दो संख्याओं का डिफरेंस लेकर उस संख्या से भाग देकर देखो, अगर वो संख्या पूरा पूरा कट रही है तो आपका HCF जो होगा वो है, अगर नहीं कट रही है तो वह नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ से डिफरेंस लूँगा तो 8 में से 6 जाएगा, आपका 2 बचेगा, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। अब यहाँ देखो 13 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं कैरी ले चुका हूँ तो 3, और यहाँ से ये 13, 13 में से 7 जाएगा तो 6, यानी वो संख्या जो है वो कितनी बच जाएगी 672। अब देखो, आप यहाँ पर गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड जो है वो कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ 8 से डिविजिबल कर लो या फिर 2 से डिविजिबल कर लो। तो 8 से अगर मैं डिविजिबल करता तो अट्ठू सत्तू 56, अट्ठू अट्ठू 64, 8 बार कट जाएगा, और 8 चौके 32, और यहाँ देखो 12 सत्ते 84, और यहाँ 4 तिया 12। तो हमारे जो गुणनखंड है वो 8 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7। अब हमें ये जो गुणनखंड निकले हैं इन गुणनखंड से भाग देकर देखना है कि कौन सी संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। तो देखो, मैं सबसे पहले 7 से चेक करता हूँ। तो 7 दूनी 14 बचेगा 3, 7 पंजे 35 बचेगा 2, 26 7 से नहीं कटता, तो 7 जो होगा वो मेरे HCF में नहीं होगा। अब इसके बाद मैं 3 से चेक करता हूँ। तो देखो, 7 और 7 14 और 1 15, 15 3 से कटता है और 6 भी 3 से कटता है, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। यहाँ पर देखूंगा तो 8 और 4 12, 3 से कटता है, और 4 और 2 6, ये भी 3 से कटता है। तो यानी मेरा ऑप्शन जो है वो ये नहीं होगा, क्योंकि 3 होना चाहिए। 5 और 2 7, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से कोई भी होगा। अब देखो, मेरे पास बचता है यहाँ कितना, 32 इंटू 3। अगर 32 इंटू 3 होता तो ये 96 बनता, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं है।
तो इसमें से क्या करूंगा, 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5। अब इसमें से एक पावर कम कर दूंगा तो 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 16। अब देखता हूं मैं 16 से ये संख्या कट रही है कि नहीं, तो 16 एकम 16 बचेगा एक, 16 एकम 16 बचेगा एक, 16 एकम 16, ये 16 से कट रही है। अब मुझे ये भी देखना होगा, तो 16 एकम 16, तो यहाँ से बच जाएगा 8, 16 पंजे 80 और 16 ती 48, ये भी कट रही है। तो मुझे समझ में आया कि 16 और 3 ये मेरे गुणनखंड के ऐसे पार्ट हैं जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं, तो यही मेरा HCF हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक वस्तु को 15,000 में बेचने पर सुबीर को 2,000 रुपए की हानि होती है, उन उसकी प्रतिशत हानि क्या होगी, ये आपसे पूछा है। देखो कितने रुपए में बेच रहा है, 15,000 रुपए में, तो आपको SP दिया है 15,000, और उसने कहा है कि उसने क्या लिया है, हानि, लॉस, कितने का, 2,000 रुपए का। तो मैं CP निकाल सकता हूं। CP क्या रहा होगा, अधिक रहा होगा, क्योंकि हानि हो रही है 2,000 रुपए की, तो कितना रहा होगा, 2,000 रुपए अधिक रहा होगा SP से, 17,000। अब मुझे पता चल गया कि 2,000 रुपए का लॉस है, कितने पर लॉस है, 17,000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ये। अब देखो 17 एकम 17 बचेगा 3, 17 एकम 17, तो 30 में से 17 जाएगा, 13 बचेगा बटे 17%, आंसर हो जाएगा तीसरा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 25 छात्रों की एक कक्षा में भूगोल की परीक्षा में औसत अंक 64 हैं। यदि 3 छात्रों के अंकों का वास्तविक प्राप्तांक क्रमशः 54, 64, 67 के स्थान पर गलती से 44, 46, 61 पढ़ लिया गया, तो सही औसत बताइए। तो देखो उसका औसत जो कैलकुलेट किया गया है वो कितना किया गया है, 64, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसे पढ़ना चाहिए था सही तो 54, लेकिन पढ़ लिया कितना, 44। नेक्स्ट में पढ़ना चाहिए था 64, लेकिन पढ़ लिया 46। फिर नेक्स्ट में पढ़ना चाहिए था 61, पढ़ लिया कितना, नहीं 67 पढ़ना चाहिए था और पढ़ लिया 61। तो ये तो सही है और ये गलत है। तो देखना यहाँ कितना कम पड़ा, 10, लेकिन एवरेज में 10 कम पड़ रहा है, तो ये जो एवरेज आया होगा वो कम आया होगा। तो हमें क्या चाहिए, ये 10 अलग अलग 25 लोगों में बंटना चाहिए, क्योंकि औसत जो है वो बढ़ेगा, इसलिए प्लस। यहाँ देखो कितना कम पड़ा है, तो यहाँ पर आपका 18 कम पड़ा है, कितना, 18, तो 18 बढ़ेगा। यहाँ कितना कम पड़ा है, तो यहाँ पर आपका 6, तो टोटल कितना हो गया, 34। देखो 8 और 14, 2 और 1 3, क्योंकि 2 ये हो रहा है, 1 हासिल, 34 एक्स्ट्रा क्या हुआ, कम पड़ा। अब ये 34 क्या करेगा, एवरेज को बढ़ाएगा, प्लस कितने लोगों में, तो ये 34 जो है वो 25 छात्रों में बांटना होगा, डिवाइडेड बाई 25। तो देखो 25 एकम 25 बचेगा कितना, तो देखो 25 में से 34 में से 25 घटाएंगे, 9 बच जाएगा, 90 हो जाएगा, 25 × 3 = 75, 25 × 3 = 75। तो देखो ये 65.45 हो रहा है, ये 64, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि 1.3 के करीब आएगा। तो मेरा ऑप्शन एक ही है, 65 पॉइंट, क्योंकि 1.3 तो जोड़ना है और लगभग आगे जाएगा तो भाग देने के बाद ये 6 और आ जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3rd। मुझे पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप पूरा कैलकुलेट करते तो आगे 6 बार भाग और चला जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। तो 5 में दिया हुआ है, यदि 12,000 रुपए की राशि 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक और छमाही रूप में चक्रवृद्धि होती है, यानी वो एक गणना करता है वार्षिक रूप से और एक गणना करता है छमाही रूप से, और इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज लेता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर आएगा, यानी अगर मैं 12,000 रुपए पर वार्षिक कैलकुलेट करूं तो क्या ब्याज बनेगा, और अगर इसी 12,000 रुपए पर छमाही कैलकुलेट करूं तो क्या बनेगा। तो मुझे इन दोनों में जो भी अंतर आएगा वो बताना है, और लगभग में आपको एग्जैक्ट बताना है, पॉइंट की वैल्यू, क्योंकि पॉइंट में नहीं दिया तो पॉइंट की वैल्यू नहीं लेनी है। तो मैंने 2 वर्ष बना लिए,
कितना चाहिए पहले 10%, तो 10% लूंगा तो 12,000 पर 1200 पहले वर्ष, 1200 दूसरे वर्ष, और इस 1200 पर ब्याज मिलेगा क्योंकि ब्याज पर ब्याज होता है। तो पहले वर्ष के लिए तो मुझे कोई ब्याज नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं दूसरे वर्ष पर हाथ रखूंगा तो 1200 रुपये मुझे ब्याज के दिखेंगे। और इस ब्याज पर जब मैं ब्याज कैलकुलेट करूंगा तो जो ब्याज आएगी वो आपको कितनी मिल जाएगी 10% से 120। तो यहाँ टोटल जो मिले हैं वो 12 और 12 24 और एक 2520 रुपये ब्याज के मिले हैं 2 साल में। लेकिन जब मैं यहाँ छमाही कैलकुलेट करूंगा तो छमाही 2 साल में 4 बार ब्याज लेने जाऊंगा। कितनी बार? 4 बार, क्योंकि 6 महीने 6 महीने 1 साल, 6 महीने 6 महीने 1 साल, टोटल कितनी हो जाएंगे 2 साल। और कितनी बार लेने जाना होगा? तो 4 बार लेने जाना होगा। अब देखना 10% वार्षिक था तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। तो जब मैं इस पर 5% कैलकुलेट करता तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12×5 = 60 यानी 600 रुपये। अब ये मूलधन पर तो सेम मिलेगा तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 600 600 4 बार। अब देखो इस 600 पर यहाँ मिलेगा तो कितना मिलेगा? वही 5%। तो 5%, 2 जीरो कट जाएगा, 5×6 = 30 रुपये यहाँ मिलेगा। अब देखो तीसरे साल के लिए जाऊंगा तो ये भी मेरे ब्याज के रुपए हैं तो इस पर 30 रुपये का मिलेगा, ये भी ब्याज के रुपए हैं तो यहाँ पर भी 30 रुपये मिलेगा। अब देखो इस 30 पर और मिलेगा तो 30 पर कितना मिल जाएगा? वही 5%, तो 1.5 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 1.5। अब देखो नेक्स्ट जैसे ही मैं आगे जाऊंगा चौथे साल के लिए तो देखो इस पर 30 रुपये मिलेंगे, इस पर भी 30 रुपये मिलेंगे, इस पर भी 30 रुपये मिलेंगे। अब देखो ये 30, ये 30 और ये भी 30, ब्याज के 3 हैं तो मुझे पता है एक पर 1.5 मिलता है तो 3 पर इतना मिलेगा। अब मुझे देखो इससे आगे इस पर भी मिलेगा एक बार, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे छोटा कैलकुलेटर नहीं करना है। अगर करोगे तो ये हो जाएगा 0.75 आगे, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब मुझे क्या करना है? इनका डिफरेंस देखना है। तो देखो 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24, 24 तो ये कैंसिल हो जाएगा इसमें से, तो 24 कैंसिल होने के बाद कितना बचेगा? 120। अब यहाँ देखना 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 यानी 120 ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 120 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 120 ये खत्म हो गया। अब देखना यहाँ पर ये कितना हो रहा है? 30, ये कितना हो रहा है? 30, तो टोटल 60 हो गया। ये कितना हो रहा है? 4.5, तो देखो 1.5 और 4.5 कितना हो जाएगा? 6, तो टोटल कितना हो जाएगा? 66, यानी पहले वाला मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीका है, आप आराम से निकाल सकते हो। या फिर आप क्या करते, इस 5% के 4 साल में रखकर आप कैलकुलेट करते और उसका एक ब्याज निकालते, वो बहुत ज़्यादा लेंदी पड़ेगा। ये सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? x रुपए की धनराशि 3 वर्ष पहले 5% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली गई थी, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि था। यदि उधार ली गई धनराशि का वर्तमान मान 18,522 रुपये है। देखो कितने परसेंट से ले रहा है? 5%। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि सक्सेसिव है। तो 5% की वैल्यू आप जानते हो 1/20। अगर मैं 20 रुपये उधार दूंगा तो 21 रुपये अमाउंट के रूप में बन जाएंगे। और ऐसा कितनी साल के लिए? 3 साल के लिए। तो 20 से 21, 20 से 21। अब देखो आपके पास ऑप्शन है, या तो इस सभी का मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 4 दूनी 8, 8,000 रुपये। देखो 21 का वर्क करूंगा तो 441 इंटू फिर 21 करना होगा, यानी कहने का मतलब क्यूब करना है 21 का। तो या तो आप 21 का क्यूब याद कर लो या इस तरह से मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो 0 2 8 8, एक का मल्टीप्लाई करता है 1 4 4, तो जोड़ने पर बन जाएगा 1 6, 8 और 4 12, 8 और 1 9। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो ये 1 6, 8 और 4 12, 8 और 1 9। अब इसकी वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है? तो आपको दिया गया है, अब देखो एक के साथ किस संख्या का गुणा करें कि इकाई का अंक 2 हो, तो मुझे पता है कि इसका डबल हो रहा है क्योंकि 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 2 बार कट गया, यानी एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। हमें कितने अनुपात की वैल्यू पूछ रहा है वो प्रिंसिपल में, तो 8 दूनी 16, 16,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। या फिर दूसरा आप निकाल सकते हो, लेकिन वो और ज्यादा लेंथी पड़ेगा, उससे भी कोई मतलब नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप या तो रेशियो से करें या जो इससे पहले मैंने ब्याज का कंसेप्ट बताया था उससे करें। आप बहुत ही आसानी से
कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। एक गोल्फ क्लब में 90% सदस्य पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर और महिलाओं की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। क्लब के सदस्यों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो 90% हैं, तो 90% की वैल्यू क्या होगी, 100 में से अगर 90 पुरुष हैं तो 10 महिलाएं हैं। अगर मैं अनुपात की बात करता क्वांटिटी में, यानी 9 पुरुष में 1 महिला, लेकिन उनका एवरेज औसत हाइट जो दिया है वो पुरुष का दिया है 170 और महिलाओं का दिया है 165। यहाँ पर मैं वेटेड एवरेज लगा सकता हूँ। वेटेड एवरेज का मतलब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 17 निम्मा 153 यानी 1530, और इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 165 डिवाइडेड बाई कितनी क्वांटिटी में है, टोटल क्वांटिटी 10। तो मैं इसे जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 5 9 6 1 डिवाइडेड बाई 10, 10 से भाग दूंगा पॉइंट यहाँ लग जाएगा 169.5। दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। मात्र ये 10 से 20 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन हैं। आपको जितनी भी सीरीज दी गई हैं उसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अब तक। मैंने जो भी सीरीज देखी हुई है, जो भी टेस्ट दिए गए हैं, टेस्ट सीरीज हैं। अब देखो यहाँ क्या कहा है, 25% छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 9,510 रुपये हो जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य, अब देखना 25% की वैल्यू क्या होती है, आप सभी जानते हो 1/4, यानी अगर MRP 4 रुपये है तो उसे बेचा जो गया है वो 1 रुपये की छूट के साथ 3 रुपये में, और 3 का मान दिया गया है आपको। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 त्रिक के 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 0। किसका मान पूछ रहा है हमें, वो अंकित मूल्य का मान पूछ रहा है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 सत्ते 28, 4 और 2 6 और 4 तिया 12, यानी 12,680। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, दूसरा 12,680। या फिर आप ऐसे देख सकते थे, यानी 25% है तो 75% की वैल्यू आपको दी गई है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ऐसी कैलकुलेशन देखूंगा ये 100 बन जाए। तो मुझे दिख रहा है यहाँ 3 से ये 25 बार कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा, जो अभी अभी यहाँ निकाला है 3170, क्योंकि 3 त्रिक के 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितना गुना है, 4 गुना। तो इसका भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसका 4 गुना, और 4 गुना करने के बाद कितना हो जाएगा ये, तो 12,680। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है, रीता एक कार्य को 14 दिन में कर सकती है और गीता उसी कार्य को 21 दिन में कर सकती है। रीता और गीता उसी कार्य को एक साथ कितने दिनों में, तो देखो रीता का मान दिया हुआ है और गीता का, इनके टाइम दिए गए हैं कि ये 14 दिन में समाप्त करेगी और ये 21 दिन में। एलसीएम ले लूंगा तो 42, देखो 14 × 42 और 21 दूनी 42, यानी टोटल काम 42 है और दोनों मिलकर कह रहा है। तो 5 की इफिशियंसी से 5 अट्ठे 40, बचेगा 2, पॉइंट लगा लेंगे, 5 चौके 20, 8.4 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें कहा है, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि घनाभ का कुल स्क्वायर है। ये घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दी गई है 15 और 16, तो घनाभ की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। देखो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस फर्श का या फर्श या कहो आप छत, जो जैसे मान लो मैंने एक क्यूब बनाया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है कि जितनी जगह को मैं छू सकता हूं उस सभी का एरिया। तो देखो सबसे पहले ये 4 दीवारें जो हैं इनका क्षेत्रफल निकालना होगा, ये वाली जो दी गई हैं, ये वाली। तो इनका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो उसे हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, जो क्या होता है 2 इंटू परिमाप A प्लस B इंटू H हाइट, ये होता है, प्लस अगर मैं इसका छत वाला एरिया
और फर्श वाला एरिया ये और जोड़ दूं तो वो है टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो 2, देखो ये लेंथ है जिसे ए माना है, ये चौड़ाई बी और ये एच, तो मुझे ये वाला एरिया और जोड़ना है, तो ए इंटू बी। अब मुझे ये देखना है, तो देखो ये बन जाएगा 2ab, ये वाला पार्ट 2bh प्लस 2ah, ये आपका क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब मुझे यही मान रखना है, तो मैं इसमें से 2 तो कॉमन ले लूंगा, क्या हो जाएगा, पहले 15 गुणा 16, दूसरा क्या बन जाएगा 16 गुणा h, तीसरा क्या बन जाएगा 15 गुणा h, जो बराबर कितने के है 4200। देखो 2 से अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 2100। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 16 पंजे 80, हाँ 8, और देखो 16 और 8 24, यानी 240। दोबारा देखो 16 पान 80, हासिल हो जाएगा 8, 16 और 8 24। अब यहां देखो 16 और 15 टोटल कितना हो जाएगा 31h बराबर 2100, कितना हो जाएगा 2100। अब मैं इसमें से इधर ले जाऊंगा तो कितना कट जाएगा 240, तो ये 0, ये 6 और यहाँ 11 से जाएगा तो 9। अब ये कितनी बार कट जाएगा 6 बार, 18, यहाँ 1 और 8, क्योंकि एक तो कैरी में चला गया ना 18, और ये कितनी बार कट जाएगा 6 बार, देखो 6 18, यानी टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 60। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, देखो इसमें आपसे मध्यानुपाती पूछ रहा है, और मध्यानुपाती मैंने बताया था a इंटू बी होता है, लेकिन यहाँ जो दिया गया है वो आपको सम्मिश्र संख्या दी गई है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर रूट में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस 2√3 इंटू 6 माइनस 3√3। तो देखना 6 इंटू 4, क्योंकि पहले 6 का मल्टीप्लाई दोनों से करना होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई दोनों से, तो 6 चौके 24 रूट में, प्लस 6 दूनी 12√3। अब देखो इसका मल्टीप्लाई माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 तिया 12√3, और इसका मल्टीप्लाई माइनस, देखो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 3 दूनी 6, और इससे मल्टीप्लाई इसका करूंगा तो 3, तो 6 तिया 18, इससे ये कट जाएगा, 24 में से 18 जाएगा, और अंडर रूट में कितना बच जाएगा 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन 4 अंडर रूट 6, क्योंकि 6 को हम बाहर नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या दिया गया है, यदि पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, 1 दशमलव पूर्णांक तक पूछ रहा है, कम किया जाना चाहिए ताकि पेट्रोल का खर्च ना बढ़े। तो देखना कितनी वृद्धि की उसने 40% की, यानी 40% का मतलब होता है 2/5। अगर मैं पहले सामान 5 रुपए का ले रहा था तो अब वो सामान मुझे कितने में मिलेगा 7 रुपए में, लेकिन मैं पहले जितना ही खर्च करना चाहता हूं, यानी कितने रुपए खर्च करना चाहता हूं 5, तो सामान कितना कम मिलेगा 2 का, क्योंकि रेट कितने हो चुके हैं 7, तो 2 का सामान कम मिलेगा कितने पर 7 पर, इंटू 100, और इसकी वैल्यू होती है 28 सही 4/7%, या 28.65%, तो 1 दशमलव तक पूछ रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका महत्तम समापवर्तक 6 है, लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है आपसे 4:5। इन दोनों का अगर मैं HCF निकालता तो जब भी कभी भी कोई भी अनुपातिक संख्या होती है तो उसका HCF हमेशा 1 होता है, यानी इस 1 अनुपात की वैल्यू आपको एग्जैक्ट में कितना दिया है 6 दिया है, तो या तो आप यहां से संख्या निकाल दो या फिर इनका एलसीएम देखो। एलसीएम क्या होता है कि जो मल्टीपल होते हैं प्राइम नंबर, क्योंकि इसमें से जो कॉमन संख्या है वो तो कट चुकी है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीपल जो होगा वही, तो 4 पंजे 20 उसका एलसीएम होगा अनुपातिक, 1 अनुपात की वैल्यू 6 है तो 20 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा है 48 किमी प्रति घंटे की चाल से चलने वाली
एक कार द्वारा 3 घंटे 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ मिसप्रिंट है, कार द्वारा। ठीक है, तो देखना 1 घंटे में 48 जाता है, तो 3 घंटे में मैं निकाल सकता हूँ डायरेक्ट कितना आ जाएगा, तो 48 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, देखो 8 या 24, हासिल कितनी हो जाएगी 2, और देखो 3 चौके 12 और 2 14, यानी 144। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अभी मुझे 15 मिनट में और निकालना है, तो देखो 48 किमी 1 घंटे में जाता है, तो 15 मिनट का कितना हो जाएगा 1/4, 4 तिया 12, मतलब 12 चौके 48, 12 बार और कट जाएगा, तो प्लस का 12 किलोमीटर और जाएगा, जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 146, नहीं 156, क्योंकि 4 और 1 5 हो जाएगा ना, तो 156, ऑप्शन नंबर 4। या तो आप इस तरह से देख सकते हो या फिर ऐसे देख सकते हो, 3 सही 1/4, 4 तिया 12 और 1 13, 13/4 इंटू कितना 48, तो 4 से भाग देने पर ये कितना हो जाएगा 12, तो 12 × 36 की 6 हासिल 3, 12 और 3 15, तब भी आपका आंसर 156 ही आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये कैलकुलेशन मैंने आपके सामने लिखी है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे सीधे देख सकते थे 120 ये और 24 वो, 120 और 24 144 ये हो जाएगा, और 12 ये, डायरेक्ट आप जोड़ सकते थे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी कोई भी कैलकुलेशन हो। आप जितना तेजी से कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। देखो ये दिया हुआ है, टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर और शेष 30% जो है वो ईंधन पर खर्च करती है, और शेष उसके पास 4900 रुपये की बचत होती है। तो टीना का वेतन पूछ रहा है, मैंने मान लिया टीना का वेतन 100 था, कितना था 100, पहले इसने 30% खर्च कर दिया, तो 100 का 30% 30 खर्च कर दिया, तो बचा कितना लिया 70। अब जो बचा उसका फिर 30% खर्च किया, तो इसका 30% कितना निकलेगा 21, तो यानी जो 70 रुपये थे उसमें से 21 खर्च कर दिया, तो बचा कितना लिया 49, और इस 49 की वैल्यू कितनी दी है 4900 दी है, क्योंकि अंत में उसके पास 4900 रुपये बचते हैं, तो 4900 से 4900 कट जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। हमने कितना माना था उसका वेतन 100, तो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10,000, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, देखो इसमें दिया है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3πr², 3πr², तो 3 पाई की वैल्यू 22/7 दी गई है, और आर का मतलब कितना है, देखो ये व्यास है पूरा, कितना है व्यास, तो त्रिज्या जो है वो आधी होती है 7, और 7 का वर्ग करने पर 49, तो ये 7 से 7 बार कट जाएगा। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 22 या 66 इंटू 7, तो 7 छंगे 42, इकाई का अंक 2 होना चाहिए, या फिर आगे 42 और 4 46, तो ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दो संख्याएं p और q इस प्रकार हैं कि p के 8%, देखो p का कितना 8%, प्लस योग कह रहा है वो q के 4%, q का 4% बराबर है p के 5% और q के 7% के योग का, इसी के साथ कह रहा है कितना 2/3, 2/3। अब देखो यहां से परसेंटेज में कॉमन ले लूंगा तो परसेंटेज खत्म हो जाएगा, इसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहां से मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकता हूं, तो देखो 8 तिया 24 और यहां 5 दूनी 10, देखो 24 में से 10 जाएगा तो 14 बच जाएगा, और ये किसका मान है p का, बराबर, क्योंकि मैं इधर लेकर आ रहा हूं, इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना होगा, तो 4 तिया 12 और 7 दूनी 14, 12 में से 7 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2q, तो यहां से ये कट जाएगा, यानी p के सामने का यहां और q के सामने का यहां, तो p अनुपात q आपसे पूछा है, तो p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू जो है वो 7 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दिया गया है कि 12,500 रुपए की राशि है और इस पर वो छूट दे रहा है क्रमशः 10%, 15% और 4%। तो कभी भी आप इसको डायरेक्ट मत निकालना,
पहले इसकी एक छूट निकाल सकते हैं, तो 15 और 10 की एक छूट निकालता तो इसका मैं x प्लस बाई प्लस के एक्स बाई अपॉन 100 में रखकर करता। तो देखो माइनस के 10 और माइनस के 15 माइनस के 25 हो जाता, माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस हो जाएगा 150/100। तो जीरो से जीरो यहाँ से, अब देखो 25 में से 1.5 घटाऊंगा तो 23.5 बच जाएगा, यानी इतनी छूट दी। अब उसने एक छूट और दी है ना 4%, तो इसी के साथ में रखूंगा कितना 4%, तो 4% रखूंगा तो माइनस के 27.5 हो जाएगा, 23 और 4 27। अब इसका मल्टीप्लाई करके और रखना है प्लस में, तो 4 पंजे 20, 4 ती 12 और 2 14 और 4 दूनी 8 और 1 9। देखो पहले से एक पॉइंट तो है और 100 से जब मैं भाग दूंगा तो पॉइंट 2 अंक बाद चला जाएगा। अब मुझे इसमें से ये घटाना है, तो पॉइंट के बाद यहाँ जीरो बढ़ा लूँ तो जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 14 में से 9 जाएगा तो देखो 9 और यहाँ है 14, तो 9 और 5 14 होता है तो 5 बचेगा और यहाँ रह जाएगा 26। अब देखो पॉइंट 3 अंक बाद है और पॉइंट के बाद जीरो का हम कोई भी मैथ तो नहीं मानते, तो इस पर जो है वो 26.56% की छूट दे दे। अगर वो इतनी छूट दे देगा तो उसका मान निकल आएगा। अब देखो उसने हमसे ये पूछा छूट कितने के बराबर होगी, तो मैं डायरेक्ट छूट, अगर वो पूछता कि अंत में कितने रुपए का देगा तो मैं 100 में से इतना घटाने के बाद जब देता तो मैं डायरेक्ट छूट निकालूंगा, तो यहां से ये कट जाएगा। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 26.56 इंटू 125। अब देखो मल्टीप्लाई करने का आपका जैसे भी तरीका हो उस तरह से कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको कई बार बताया है कि एक लाइन में करना। 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, 5 छक्के 30, कैरी कितना हो जाएगा 3। अब देखो 55 25 और 6 दूनी 12, 25 और 12 37, 37 और 3 40, 40 से जीरो कैरी कितना रहेगा 4। अब देखो 5 का मल्टीप्लाई में आ गए, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 30 और 10 40 और 6 कम 6 46, 46 और 4 46 और 4 50, कैरी रहेगा 5। अब देखो 5 का मल्टीप्लाई आगे 10 2 से होगा तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, तो 22, 22 और 5 27, 27 और 5 32, कैरी कितना रहेगा 3। अब देखो 5 का मल्टीप्लाई सभी से हो गया, 2 दूनी 4, 6 कम 6, 6 और 4 10 और 3 हासिल का था 13, हासिल कितना हो गया 1। अब नेक्स्ट कितना दिया है 2 1 कम 2, क्योंकि 2 का भी मल्टीप्लाई हो गया 5 का भी हो गया, 1 रह गया है तो 2 1 कम 2 और 1 हासिल का 3। अब पॉइंट कितने अंक बाद था 2 अंक बाद, तो 3320 रुपए की छूट है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 3320। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप कैलकुलेशन अपनी इच्छा अनुसार जैसे भी फास्ट कर सकते हो उस तरह से कर सकते हैं। देखो ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसमें कहा है ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी इस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला कार्य शुरू करता है, कितने दिनों के बाद बी उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में हो जाए। तो बी जो है वो 24 दिन में कर रहा है, एलसीएम 72 हो जाएगा, तो 18 से 4 18 चौके 72 और 24 तिया 72। अब देखना जो भी कार्य है ए ने तो शुरू से अंत तक किया है, लेकिन बी कुछ समय बाद जुड़ा है और ऐसा जुड़ा है कि यहां तक 15 दिन लगे ए को, तो मैं कह सकता हूं कि ए ने 15 दिन तक पूरा काम किया होगा। कितनी क्षमता से काम किया होगा, तो ए की क्षमता है 4, तो उसने 60 काम कर लिया होगा। टोटल काम कितना था 72, तो ए ने अगर 60 काम कर लिया तो बी के लिए कितना काम बचा, तो बी के लिए 12 काम बचा, और बी एक दिन में कितना करता है 3, तो 12 काम को कितने दिन में पूरा कर देगा 4 दिन में, यानी इस 15 में से उसे सिर्फ 4 दिन काम करना होगा। तो कितने दिन बाद आए वो 11 दिन बाद आए, 11 दिन के बाद जैसे ही 4 दिन काम करेगा तो 15 दिन हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा थर्ड। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखो लास्ट क्वेश्चन आपको इसमें रेस से दिया हुआ है, इसमें कहा है ए बी और सी 3 धावक किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं, एक गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे होता है और सी से 18 मीटर आगे होता है। कौन ए, जबकि बी और सी के बीच में, बी और सी की बात करूं तो उसमें 8 मीटर का गैप होता है। तो मान लीजिए ये कोई रेस है और ये ए यहां पहुंच गया और ए से जो बी के बारे में दिया है वो कहा है कि 12 मीटर पीछे होना चाहिए, कौन बी, लेकिन सी ए से 18 मीटर पीछे होना चाहिए, तो बी से कितना पीछे होना चाहिए, वो 6 मीटर पीछे होना चाहिए। अब ध्यान देना, अब ए तो दौड़ खत्म कर चुका है शुरुआत से अंत तक, लेकिन बी को अभी 12 मीटर इस गंतव्य तक पहुंचने के लिए चलना है
और सी को 18 मीटर चलना है। लेकिन इसने कहा है कि इस दौड़ में बी और सी के बीच में सिर्फ 8 मीटर का गैप होना चाहिए। तो 6 मीटर का गैप तो पहले से है, तो मैं कह सकता हूं अगर जब बी 12 मीटर जाएगा तो इस 12 मीटर में 2 मीटर का गैप होना चाहिए सी के लिए। तो सी सिर्फ कितना जाएगा, 10 मीटर जाएगा इस 12 मीटर में। तो यहां पर कितना डिफरेंस हुआ, 2 का। लेकिन हमें यहां 2 का गैप नहीं रखना है, हमें कितना गैप रखना है, 8 का। तो 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। तो यहां कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। तो बी यहां तक पहुंचने के लिए कितना चलेगा, 48 मीटर। और यही हमारा आंसर है कि वो जो दौड़ हो रही है वो 48 मीटर की हो रही है। उम्मीद करता हूं ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है और आपकी समझ में आया होगा। एक बार फिर दोबारा आप देख सकते हो, उसने कहा है कि ए और बी के बीच में 12 मीटर। तो मैंने मान लिया ए ने दौड़ खत्म कर ली और बी जो है इससे 12 मीटर पीछे है। लेकिन ए से सी जो है वो 18 मीटर। तो बी से मैं इस जो डिस्टेंस अब तक कवर की है उसमें 6 मीटर पीछे हो गया। अब देखना इससे आगे बी को कितना चलना है, 12 मीटर, और सी को आगे। तो इस ये जब तक 12 मीटर कवर करे तो ये इतना कवर करे कि इन दोनों के बीच में सिर्फ 8 मीटर का गैप हो। तो 6 मीटर तो पहले ही ले चुका है, 2 मीटर का और चाहिए, कितने में, 12 मीटर में। तो जब बी 12 मीटर कवर करेगा तो सी इतने में 10 मीटर कवर करना चाहिए। तो इस बीच में 2 मीटर का गैप आ जाएगा। लेकिन यहां होना चाहिए टोटल कितना, 8 मीटर का। तो 2 की वैल्यू 8 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। तो बी को खत्म करने में कितना, 48 मीटर चला होगा। और यही उसकी रेस होगी क्योंकि 48 मीटर की डिस्टेंस वो कवर करेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे आपके लिए।